फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो बीपीएससी है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है उसका एग्जाम, और 71st बीपीएससी के लिए हम जो या प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। पॉलिटी शॉर्ट्स आप कहिए, यानी कि पॉलिटी शॉर्ट की हम जो है बात करें, यानी कि 3 से 4 घंटा में हम चाहेंगे कि यह पूरा का पूरा जो रिवीजन जो है आपका कंप्लीट हो जाए। इसी अब पार्ट 3 है, ठीक है। कई हिस्सों में अपलोड करूँगा, यानी कि 3-4 घंटे के अंदर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमने कर चुका है इससे पहले वाली वीडियो में, और इससे पहले हमने आपको पूरा का पूरा इसमें एक ही वीडियो में हमने करने का प्रयास जो है वह किया है। रिवीजन के तौर पे हम कर रहे हैं। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ। जैसे कि मैंने अभी बताया, तो चैनल को सब्सक्राइब और क्विक एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर आप कर दीजिएगा। इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पर भी दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह भी आपका कंप्लीट जो हो चुका है, पार्ट 2 जो है। और इसके साथ ही आपका जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हमने कंप्लीट जो है वह कर दिया है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। आपको आर्टिकल 1 से हम शुरुआत करेंगे, और आर्टिकल 1 से लेके 35 तक जो है एक कंप्लीट जो है हम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरली आर्टिकल 1 से लेके 35 तक जो है प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे आर्टिकल्स। तो यहाँ से हम आर्टिकल्स अपना शुरुआत करेंगे, और आर्टिकल्स का रिवीजन जो है हम क्विक तरीके से जो है वह करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी की जो है शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 1 में जो है वह क्या था, नहीं इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। आइए, तो आर्टिकल को मैं ART लिखूंगा, जैसा कि आपको इससे पता चल जाएगा कि ART मतलब क्या होता है, आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 जो है, 1 से लेके 4 जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें जो है हम 1 से लेकर 4 तक जो है इसमें हम पढ़ते हैं, यानी कि राज्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसका नाम रखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है हम पढ़ते हैं। इसके बाद तो इसको जो है हम किस में लेते हैं, आपको तो इसको हम पार्ट 1 में लेते हैं, पार्ट 1 में, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपको पार्ट 2 में जाते हैं, यानी कि आर्टिकल आपको 5 से लेके 11 तक इसमें हम पढ़ते हैं। और इसमें आपको क्या करते हैं, हम सिटीजनशिप पे जो है हम जाते हैं, सिटीजनशिप के बारे में जो है हम इसमें जानते हैं। और इसको जो है हम क्या कहते हैं, आपको इसको पार्ट 2 के नाम से जो है वह जानते हैं, यानी कि पार्ट 2 में जो है यह आता है, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको आर्टिकल जो है यह है आपको तो आर्टिकल यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 12 से लेके आपको 35 तक जो है आपको कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का जो है वह आता है, ठीक है। तो 12 से लेके 35 तक जो है आर्टिकल जो है वह डील करता है, आपको फंडामेंटल राइट्स से जो है वह डील करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट जो है वह आता है, फंडामेंटल राइट्स से वह जो है वो बिलोंग जो है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह पार्ट है। तो इसके बाद जो है हम इसको पूरा करने का कोशिश जो है हम करेंगे 1 से लेके यानी कि 1 से लेके 35 तक जो है इस वीडियो में कंप्लीट जो है वह कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो आर्टिकल 1 को अब हम देखते हैं। इसको मैं एक बार इसको पीला से मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपको आर्टिकल 1 के बारे में। अब हम देखते हैं, तो ये आर्टिकल जो 1 है उसको हम अब देखते हैं, आर्टिकल 1। तो अगर आपको उसका उत्तर आपको पता होगा तो मेरे साथ जो है कमेंट करते जाइएगा आप लोग भी। तो आर्टिकल 1 में आपको क्या है, तो आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन जो है आपको आर्टिकल 1 में जो है वह दिखाई देता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। इसके बाद जो है वह आता है आर्टिकल 2, जो इम्पोर्टेंट है। उस पर मैं आपको डिटेल अगर मुझे लगेगा समझाने की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है वह दिया हुआ है, तो आर्टिकल 2 जो है अब क्या कहता है यह देखते हैं। यानी कि देखिए आर्टिकल 1 में यह है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन का जो है नाम
करण जो है टेरिटरी और यूनियन जो है, यानी कि चलिए आर्टिकल 2 में जो है वह क्या दिया है, तो आर्टिकल 2 में जो है वह दिया है आपको एडमिशन। तो आर्टिकल 2 में है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नया स्टेट कैसे बनाया जाए इसके बारे में जिक्र जो है वह आपको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 2 में जो है वह आपको देखने को जो है वह मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपको आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 में आपको क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, इसमें जो है आपको देखने को मिलता है, यानी कि दोनों आपको लगता होगा कि सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में यह बताया गया कि उसका बाउंड्री जो है किस प्रकार से डिसीजन जो लिया जाता है, यानी कि बाउंड्री किस प्रकार से हो, इन सब चीज़ों को एरिया उसका स्पेसिफाई करना फॉर्मेट से, यानी कि नाम रख देने से आपको तो स्टेट वो बन नहीं जाएगा, तो इसमें जो है वह दिया जाता है। ठीक है, नेम को लेकर, तो इसमें जो है तो इन दोनों के बारे डिफरेंस जो है आपको जो है क्लियर होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 2 जो है वह कहता है कि आपको द पार्लियामेंट कैन ऐड और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट इन दी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें वह करता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि एडमिट न्यू स्टेट को जो है वह इसमें ले इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, यानी कि नया स्टेट भी जो है वह बना सकता है। ठीक है, अब और वो कैसे बनेगा, आर्टिकल 3 के थ्रू जो है अब वो बनता है, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट मिलता है आपको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बनाने का पावर जो है वो मिलता है आपको। तो इसमें क्या होता है कि बाउंड्री कितना बढ़ाना है, छोटा करना है, बाउंड्री के बारे में जो है वो बढ़ाने के बारे में जिक्र जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको बाउंड्री किस प्रकार से हो, स्टेट का कितना बाउंड्री हो, उसका नामकरण जो है इसको आर्टिकल 3 में जो है वो मिलता है आपको। तो इस प्रकार से आप जो है वह देख सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 4 में जो है हम देखते हैं वह क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है आपको द लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 4 आपको कहता है लॉ मेड, यानी कि अब जो है आपको आर्टिकल 2 और 3, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 का लॉ जो है, यानी इसको जो है कौन प्रोवाइड करता है 2 और 3 को, तो आर्टिकल 4 जो है वह प्रोवाइड जो है वह करता है। तो देखिए कितना 4 जो है वह महत्वपूर्ण है, यानी कि 2 और 3 को जो है यह कौन प्रदान करता है, इसमें लॉ कौन देता है, तो आर्टिकल 4 देता है। इसको हम और भी डिटेल में आपको अगला कभी वीडियो में मैं समझाऊंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझने में हो सकता है कि आपको मुश्किल हो, लेकिन अभी रिवीजन क्लास है तो हम इसको जल्दी से प्रिपेयर करने का कोशिश जो है करेंगे, नहीं तो अभी एक ही 2 लॉ में बहुत ही ज़्यादा आपको समय जो है वह लग जाएगा। फॉर दी अमेंडमेंट ऑफ दी फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि आर्टिकल 4 में जो है वह क्या कहा जा रहा है, यानी कि लॉ मेड अंडर दी आर्टिकल 2 और 3 प्रोवाइड फॉर दी अमेंडमेंट ऑफ दी फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 का जो है आपको जो लॉ होता है, आर्टिकल 4 जो है वह प्रोवाइड करता है कि जो 2 और 3 के अंदर में जो लॉ बन रहा है आपको जो पास हो रहा है, उसको जो है प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट के लिए, तो वो शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ का जो है शेड्यूल में जो जाकर जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो पारित जो है वो होता है। ठीक है, इसको भी आपको क्लियर रखना है इन सब चीज़ों को। चलिए, तो 1 से लेकर 4 तक जो है हमने जो है वह देख लिया है, और इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको इसको। और भी हम तो डीप में जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि और भी डीप में इसमें जाया जाए, क्योंकि इसमें समय जो है बहुत लग जाएगा। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जनरली जो है वो बनाना है ये।
तो एग्जाम भी जो है हमारा नज़दीक है, इस कारण जो है हम थोड़ा अभी फास्ट जो है रिवीजन करने की कोशिश जो है वह करेंगे। तो अब हम सिटीजनशिप जो है उसको अगर आप कहेंगे तो उसको भी हम जो है स्किप कर देंगे। मुझे लगता है कि सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 जो है सिटीजनशिप, ये अभी ज़्यादा जो है प्रश्न जो है आपको पीटी में जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। फंडामेंटल राइट्स में हम जाते हैं आपको, तो आपको यहाँ से हम फंडामेंटल राइट्स का जो है वह शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि इसको जो है अभी अगर हम करेंगे तो ज़्यादा समय जो है वह भी ले लेगा और यह उतना आता भी नहीं है। तो एक चीज़ जो है हम आपको कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ आपको। स्टेट को लेकर कुछ नोट्स जो है मैं आपको लिखा देता हूँ कि कौन सा स्टेट किस समय जो है वो आया है। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है आइए हम उसको कर लेते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट जो है नोट्स, तो इसको जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको आप कर लीजिएगा। तो पहला जो है यानी कि यह कह रहा है कि स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर 1956, यानी कि 1956 के बाद जो स्टेट फॉर्मेशन होता है किस साल में हुआ है यह आपको जो है वह जान लेना चाहिए। तो आइए हम शुरू से करते हैं। तो 1960 में आपको महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो आपको बनता है। गुजरात, तो यह कौन होता है आपको 15वां जो स्टेट जो है वो बनता है फ्रॉम बॉम्बे, तो वह बॉम्बे से जो है वो बनता है। इसके बाद आपको 1963 में नागालैंड बनता है, आपको 16वां स्टेट जो है वो बनता है, 16th स्टेट। इसके बाद 1966 में हरियाणा आपको बनता है 17th स्टेट के रूप में जो है वो आता है 17th। ठीक है, इसके साथ ही आपको चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश भी आपको यह बनता है आपको कब, ये 18वां स्टेट के रूप में जो है वो आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 18th। ठीक है, तो यह किससे टूट के बनता है आपको, तो फ्रॉम पंजाब से जो है वह बनता है, पंजाब से जो है यह बनता है, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बाद देखते हैं 1972। तो 1972 में आपको मणिपुर होता है, मणिपुर होता है और यह क्या होता है आपको 19th सेंचुरी में जो है यह बनता है। इसके बाद आपको त्रिपुरा होता है 20th सेंचुरी में, और इसके बाद आपको क्या होता है आपको मेघालय भी आपको होता है। इसको नोट करते जाइएगा, मुझे लगता है कि आपको नोट कर लीजिएगा तो आपको इजीली जो है वह समझ में आ जाएगा चीज़ों को। तो 21st जो है वह होता है आपको स्टेट जो है वह बनता है। इसके बाद आपको मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको जो है वह 1975 में जो है अब देखते हैं एक स्टेट बनता है आपको, वह है सिक्किम स्टेट जो है वो बनता है। और बिहार कब बनता है वह मुझे कमेंट में पहले ही मुझे बता दीजिए आप लोग। तो 36 CAA के में जो है यह बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है 1975 में यह होता है। तो 1987 में आपको मिजोरम जो है वो बनता है, मिजोरम बनता है और वो 23वां जो है स्टेट जो है वो होता है, 3rd। ठीक है, 23rd जो है स्टेट वह जो है बन के जो है वो आता है। यानी कि देखिए 21 तक यहाँ पे होता है ना, 21 यहाँ पे हुआ था, यानी कि 22 ये बनता है आपको 21 to 22। ठीक है, तो ये आपको बनता है 22 और ये 23 जो है वो बनता है। इसी में आपको जो है AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी आपको बनता है। ये आंध्र प्रदेश भी ऐसा लगेगा ना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मुझे लिखना ही पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी आपको बनता है, आपको 24वां जो है वह स्टेट जो है वो बन के जो है निकलता है। इसके साथ ही आपको अब गोवा भी आपको दिखाई देता है, अब 25वां जो स्टेट जो है वह बन के आपको आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको 1987 हुआ, अब 2000 के करीब में जो है वो आपको यहाँ पर अब हम देखते हैं 2000 के करीब में, यानी कि
छत्तीसगढ़ आपको यह बनता है, और ये 26th स्टेट जो है वो बन के जो है वो आता है। और कहाँ से यह बनता है? आउट ऑफ जो है एमपी जो है वो बनता है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो, मध्य प्रदेश से जो है वो निकल कर छत्तीसगढ़ जो है वो बन के आता है। इसके बाद जो है उत्तराखंड जो है वो आता है उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड आता है आपको, तो किससे वह भी आता है? आउट ऑफ यूपी, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से जो है वो निकल के आता है। और उत्तराखंड कौन सा आपको बनता है? तो वो आपको 27th जो स्टेट जो है वो बन के आता है। इसके बाद आपको झारखंड जो है, इसी समय वह भी बनता है, झारखंड भी 2000 में। तो झारखंड जो है वो बनता है, और किससे बनता है? 28वां जो है वो बनता है, 20th आपको वह बनता है, स्टेट जो है वो बनता है। और यह किससे निकल के बनता है आपको? तो यह भी आपको जो है आउट ऑफ किससे बनता है, यानी कि बिहार से जो है वह निकल के जो है वो बनता है, बिहार से। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं जो प्रश्न आपको पूछ रहा था कि बिहार का फॉर्मेशन जो है वह कब हुआ था, तो उसका भी अभी आपको, अब आप और भी कंफ्यूजन जो है आपको हो गया, क्योंकि बिहार आपको था। ठीक है, अब अब बिहार कब बनता है आपको, यह बताइए मुझे, बिहार कब बनता है? तो देखिए, तो जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, यानी कि स्टेट फॉर्म आफ्टर 56, यानी कि 56 के बाद जो स्टेट जो है फॉर्मेशन हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, समझ गए? और इससे पहले जो है कौन हुआ है आपको? तो बिहार जो है आउट ऑफ बिहार, बिहार 1912 में ही बन गया था। ठीक है, यह कब बना था बिहार? तो 22 मार्च, आपको कब बना था? 22 मार्च 1912 में आपको बना था। ये नहीं कि झारखंड की तरह जो है यहाँ पर आपको ले लेना है, झारखंड आपको 2000 में बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है वह ध्यान देना है आपको। चलिए, इसके बाद जो है 2014 में आपको एकदम रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2014 में आपको कौन सा राज्य जो है वो बनता है? तो 2014 में जैसा कि आपको पता है तेलंगाना जो है वो बन के जो है स्टेट जो है वो आता है, तेलंगाना स्टेट जो है वो आता है। 29th जो है वह जो स्टेट जो है वो बन के जो है आपके सामने जो है वो आता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको जो है आपको बहुत ही बढ़िया से जो है वह ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आर्टिकल 12 को हम देखते हैं। यह आपका हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आर्टिकल 12 पे हम पहुंचते हैं। आर्टिकल 12 जो है वह क्या कहता है? ठीक है, तो 5 से 11 वाला जो है हिस्सा है सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप को हम कभी ये बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बहुत ही समय उसको वो ले लेगा, और वो अभी जरूरी भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो आर्टिकल हम आपको 12 से शुरुआत करते हैं। आपको जब आप लूसेंट भी उठाते हैं तो आर्टिकल 12 जो आर्टिकल 12 है वहाँ से आपको जो है 12 से आपको शुरुआत जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आइए आर्टिकल 12 क्या कहता है, आइए हम इसको समझते हैं। आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 जो क्या कहता है इसको हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है वह कहता है कि, यानी कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट, यह कहता है सीधा से यह कहे कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट किससे कहता है, स्टेट क्या है, इसके बारे में जो है वह आपको जो है वह बताता है। तो आर्टिकल 12 आपको बताता है, सॉरी, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट जो है वो आपको आर्टिकल 12 जो है बताता है। यानी कि इसमें यह होता है कि कौन सा जो है संस्था जो है क्या स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट का यहाँ अर्थ आपको याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का जहाँ जहाँ कहीं लिया गया है तो स्टेट का अर्थ में आपको लिया गया है आपको देश से। ठीक है, यानी कि देश की संपत्ति को लेकर जो यह है कि कौन कौन सा हिस्सा जो संपत्ति है उसको लेकर जो है वह होता है। ठीक है, तो स्टेट में एक और सवाल जो है डीपली जो हो सकता है कि मैं भी पूछ दे, तो कि जुडिशरी जो है वह स्टेट का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, देखिए सवाल यह पूछा जा सकता है आपसे। इसमें एक और चीज इंक्लूड मैं कर दूं कि कौन कौन सा इंक्लूड होता है, यानी कि जो ये इससे स्टेट से कौन कौन सा इंक्लूड जो है वो होता है, इंक्लूड्स। ठीक है, तो पहला जो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट के अंदर में ये आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यह भी क्या है स्टेट के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है वो आता है।
गवर्नमेंट एंड लेजिस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है वह भी किसके अंदर में आता है? आपको स्टेट का भी जो लेजिस्लेचर होता है, गवर्नमेंट होता है, वह भी आपको ये स्टेट में जो है वो आता है। इसके बाद जो ऑल लोकल अथॉरिटी जो होता है, लोकल अथॉरिटी सभी स्टेट के अंदर जो है वो आते हैं। इसके साथ ही आपको फोर्थ में आपको लिखे कि ऑल अदर आपको नॉन सेचुरेटरी जो अथॉरिटी होता है वह भी आपको आता है, ठीक है। ऑल अदर सेचुरेटरी एंड नॉन सेचुरेटरी जितने अथॉरिटी होते हैं वह भी आपको क्या होते हैं, वह भी आपको स्टेट के अंतर्गत जो है वो आता है। तो यह भी प्रश्न जो है अब थोड़ा घुमा के जो है बीपीएससी में इंक्लूडेड कर रहा है, तो हो सकता है मे भी यह भी आ जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कि प्राइवेट बॉडी और एजेंसी जो वर्किंग अंदर जो इंस्ट्रक्शन यानी कि स्टेट के अंदर जो हुआ काम करते हैं, जो भी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी भी, तो वह भी क्या हो गया, आपको स्टेट के अंदर जो है वो आते हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ठीक है। इसको समझना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या जुडिशरी जो है वो स्टेट का पार्ट है कि नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है कि इज जुडिशरी ए पार्ट ऑफ स्टेट, यानी कि यह जो है स्टेट का पार्ट जो है कि नहीं जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी भी स्टेट का पार्ट आएगा कि नहीं, इसको हम आप बताइए मुझे, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, यह प्रश्न है आपका, तो मुझे कमेंट कीजिएगा पार्ट है कि नहीं। तो देखिए, तो यह कहा जाए तो पार्ट है भी और नहीं भी है। अब कैसे है, अब इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जुडिशरी, ठीक है, भारत का जुडिशरी जो है आपको क्या है, नॉन जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं उसके, नॉन जुडिशियल फंक्शंस, और इसके एक होते हैं जुडिशियल फंक्शंस। तो जो भी जुडिशियल फंक्शंस जो होते हैं वो आपको किसके अंदर आते हैं, तो वो आपको आते हैं, तो वो आते हैं आपको स्टेट के अंदर, वो आपके स्टेट के अंदर जो है वो आते हैं। और इसके बाद जुडिशियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो आपको तो नॉट अंडर जो है वो होते हैं, नॉट अंडर स्टेट, तो वह स्टेट के अंदर जो है वह नहीं आते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है यह प्रश्न जो है घुमाकर जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद आर्टिकल 12 हो गया आपको, तो आर्टिकल 13 पे अब हम पहुंचते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, इसको भी हम समझते हैं अब। आर्टिकल 13, ठीक है। तो आर्टिकल 13 को अब हम देखते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है आपको, तो 13 जो है अनुच्छेद आपको कहता है कि ऑल लॉ डेट आर, मानी कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट में बनता है तो वो अगर नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट को जो है हमारा जो हनन अगर करता है, तो क्या है वह पूरा का पूरा जो है वो खत्म जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 जो है वही कहता है। आइए हम देखते हैं उसको, जिसका डिफिनीशन जो है वह क्या है, अब हम देखते हैं, एक बार डिफिनीशन इसका देख लेते हैं हम। तो आर्टिकल 13 का डिफिनीशन है आपको, लॉ इन कंसिस्टेंट विथ और इन derogation of the fundamental rights, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि कोई भी लॉ अगर लगता है कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट को जो है ये हनन करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं आपको, अगर उसको हनन करता है तो वो पूरा का पूरा नल एंड वॉइड जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट जो है होता है, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली समझिए कि वह हो जाता है, इसको जरूरत नहीं पड़ता है। इसी को जो है आपको जस्टिस जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी जो है यह आ जाता है, यानी कि वह रूल ऑफ लॉ है, इन सब चीज़ों को बारे में आप पढ़ेंगे। अगर आप बढ़िया और भी डिटेल अगर जुड़े रहिएगा मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए हम और भी डिटेल वीडियो जो है वह लाएंगे। अभी समय हमारे पास नहीं है कि हम उसको पूरा का पूरा जो है आपको पूरा डिटेल में जाकर जो है वो आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यह अभी समझ लेना है कि कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट को हनन करता है तो आर्टिकल 13 क्या करता है, उसको पूरा का पूरा नल वाइड कर देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 13 जो है वो आपका हो गया है। ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, मैं इसको पहले लिख दिया इसलिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो बना लिया और पता चला कि ये कुछ मेरा माइक जो है वो निकल गया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड जो है आवाज़ जो है वो नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको पहले से लिख तो दिया हूँ यहाँ पर। चलिए मैं जल्दी से आपको जो है अब यहाँ पे कंप्लीट मैं करा देता हूँ। आइए हम देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसको हम इसी तरह हम देख लेते हैं। अब कलर इसको थोड़ा मैं चूज कर लेता हूँ आपको, 1 मिनट। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरुआत करते हैं। आपको जहाँ से ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, आर्टिकल 14 टू 18 जो है आपको राइट टू इक्वलिटी में जो है हम उसको लेते हैं, 14 टू 18, ठीक है। इसको आपको देखना होगा 14 टू 18। 14 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल सॉरी, यह मतलब कि इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट इस टर्म में है क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा जो प्रश्न है जो है इससे डायरेक्टली जो है वो आया हुआ है। पिछली बार भी जो है वो आया हुआ है, शायद 2-3 साल पहले जो ये प्रश्न जो है वो आया हुआ था। तो इसमें जो है प्रश्न यह देता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वह किसका ओरिजिन है। तो यह जो है ब्रिटिश ओरिजिन जो है यह आपको क्लियर जो है वह रखना है। ये दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा, और डिटेल में वीडियो होता तो और मैं आपको समझा पाता शायद। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो दोनों में अंतर है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो क्या है, अमेरिकन जो है वो है, ठीक है। तो इसको आपको जानना होगा। तो यहाँ से आपको समझने के बाद अब आपको मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको आर्टिकल 14 में आपको क्या है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो दिया है, यानी कि लॉ के समक्ष जो है सब जो है इक्वल जो है वो है, ठीक है। जिसको दोनों को आपको समझना होगा, इन दोनों टर्म को। अब आर्टिकल 15 को हम देखते हैं। आर्टिकल 15 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन सब के आधार पर जो है वो आप जो है किसी के साथ जो है भेदभाव जो है वह नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि उसमें मनाही जो है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मनाही, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मनाही जो है वह आपको देखने को जो है वह चाहिए। तो यहाँ पर अब हम आपको क्लियर हो गया यह आर्टिकल 15(6) भी अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आर्टिकल 15(6) में आपको ईडब्ल्यूएस जो नया जो कंसेप्ट जो अभी निकल के है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, तो हो सकता है नया है तो आपको पूछ ले। आपको कई आर्टिकल 15(1), 15(2) ऐसा दिया गया है, लेकिन इसमें जो है अभी इतना समझिए। तो ईडब्ल्यूएस जो है 103 जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू जो है वह किया गया, और आर्टिकल 15 के में जो है आपको 15(6) में जो है ईडब्ल्यूएस में जो है आपको मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 किसको कहते हैं, तो आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप काम करने से, कर्मचारी बनने से, या कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट ये होता है कर्मचारी पब्लिक, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको भेदभाव जो है वह नहीं किया जा सकता है। अगर प्राइवेट में भी देखें तो प्राइवेट में भी आपको आपके साथ इन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ भेदभाव जो है वह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपको आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हम आपको देखते हैं। तो आर्टिकल 17 आपको क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये आर्टिकल 16 में मैंने गलती बोल दिया। ये अप्लाई जो है गवर्नमेंट पे है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला पे अप्लाई है आपको। ये प्राइवेट पे जो है अप्लाई जो है वह नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट पे अप्लाई जो है वह नहीं है, गवर्नमेंट पे अप्लाई जो है वह है, इसको आपको जो है वह जानना होगा। चलिए हम आगे अब हम देखते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है वह क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है वह कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के खिलाफ जो है यह बात जो है वह कहता है आपको आर्टिकल 17, यानी कि किसी के साथ जो है छुआछूत जो है आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट स्टेट हो या आपको प्राइवेट स्टेट हो, यानी कि दोनों जगह पर जो है अप्लीकेबल है। आप दोनों जगह पर छुआछूत जो है इसके किसी के साथ जो है वह नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
प्राइवेट, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया, तो इसको जो है आपको समझना होगा, ये दोनों चीज को। आर्टिकल 17 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 18 में हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कोई से भी आप टाइटल जो है नहीं ले सकते, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल की इसमें बात जो है वह कही गई है। तो सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से जो सिटीजन है टाइटल जो है वह नहीं ले सकते, यानी कि नाइटहुड की उपाधि जो है, उपाधि टाइटल क्या है, उपाधि, ठीक है। तो उपाधि जो है वह आप जो है वह नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 19 यहाँ पर दिया गया है, और आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में क्या है आपको, आर्टिकल 19 में काफ़ी लंबा जो है विस्तार आपको देखने को मिलता है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है इसमें आर्टिकल जो है कुछ जो है आपको दिए गए। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आर्टिकल जो है समझिए कि यह है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) जो है वह कहता है कि राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको स्पीच देने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और अपने बात को एक्सप्रेस करने की आज़ादी जो है आपको जो है आर्टिकल 19(1)(a) जो है वह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 1B जो है वह क्या कहता है, तो आर्टिकल 1B जो होता है राइट टू असेंबल, यानी पीसफुली एंड विदाउट आर्मी, यानी कि आपको शांति से बैठने की, धरना करने की आज़ादी आपको तो यह देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है हथियार लेकर वहाँ पे चले जाए, ऐसा नहीं है। आपको विदाउट हथियार जो है वहाँ पर जाना होगा, और विदाउट हथियार जो है आप किसी भी प्रोटेस्ट या कहीं पे भी असेंबल होकर जो है अपनी बात को जो है वह रख सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है आपको, यह 191 मत समझिएगा, वो 19(1)(c) है, ठीक है। तो यह कहता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन बनाने की आपका जो अधिकार जो है वह आपको मिलता है। कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव मतलब यह होता है कि जैसे कि अमूल हुआ ना, अमूल यह जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो आता है। डिटेल में हम जाएगा तो इस पर चर्चा करेंगे, इस पर एक अलग विषय जो है लक्ष्मीकांत में जो है अलग से दिया गया है, ठीक है। और यूनियन बनाने की आपको आज़ादी जो है, जैसे रेलवे यूनियन हुआ, स्टूडेंट यूनियन, इन सब चीज़ों को जो है आप बना सकते हैं। यह अधिकार जो है आपको 19(1)(c) के अंतर्गत जो है वो आपको आता है। तो आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर क्या आता है, यह आपको अधिकार देता है राइट टू फ्री मूव फ्रीली, ठीक है। किस कहीं पे भी आपको जो है किसी भी इंडिया के टेरिटरी में जो है फ्री जो है आप जो है वो घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में घूम सकते हैं, फ्री में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि आप घूम सकते हैं कहाँ पर, यानी कि आज़ादी से जो है वो घूम सकते हैं, आपको यह अधिकार जो है, लेकिन सर्टेन कहीं पे कुछ इसके साथ भी ये है, क्या कहलाता है, अपवाद भी है, यानी कि आप कहीं पे भी आप ऐसा जगह पे नहीं जा सकते हैं जहाँ पर क्या है, सरकार की कुछ कुछ जगह है जहाँ पर मनाही भी जो है, ठीक है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब एरियाज में कुछ कुछ जगह है, कोई राज्य है ऐसा, विशेष राज्य का जैसे दर्जा है, तो लगभग वहाँ पे जो है कुछ कुछ जगह है जहाँ वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं फ्रीली, ठीक है। वहाँ पे घूमने की आज़ादी जो है वह नहीं है, प्राइवेसी के अंदर उनके जो है वह आ जाते हैं। सब चीज़ों को आपको भी जानना होगा। तो आर्टिकल 1E जो है वह क्या कहता है, तो राइट टू रेसिस्ट एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि कहीं पे भी रहने की आज़ादी जो है आपको है। यह बात जो है वह कहता है, लेकिन कहीं पे भी आप सेटल हो सकते हैं, ज़मीन लेकर खरीद के आप रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे स्पेशल दर्जा जो मिला है स्टेट का, कुछ क्षेत्र है, टेरिटरी जो है, तो वहाँ पर आपको जो है वह मनाही है, आपको जो है वह मिलती है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आर्टिकल 1F जो है वह देखते हैं, तो इसमें दिया है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एंड एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि आपको अधिकार देता है कि कोई भी प्रोफेशन, यानी कि पेशा, आपको कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, पेशा कोई भी आप, कैरी एंड ऑक्यूपेशन कोई भी आप ट्रेड देख सकते हैं, कोई भी बिजनेस जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार कोई भी आपको दबाव नहीं बनाएगा कि आपको टीचर बनना है कि नहीं, आपको इसको कोई आपको प्रेशर जो है वह नहीं दे सकता। आप कोई भी जो धंधा जो है वह चूज कर सकते हैं, या आपका अपना जो है वह अधिकार है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वह क्या कहता है, तो आर्टिकल 20 में दिया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। इसमें क्या है, यानी कि इसमें जो है जो बंदियों को जो है उसको भी कुछ अधिकार जो है वह दिया गया। अगर कोई को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको भी कुछ अधिकार जो है वह दिया गया कानून के अनुसार कुछ मामले में। आइए हम समझते हैं उसको। इसमें भी 3 तरह का जो है वह अधिकार जो है आपको मिलता है, ठीक है। 3 तरह का आपको देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दूसरा जो है नो डबल जियो पार्टी, और तीसरा जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो
नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है यह क्या कहता है, ए न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एंड एनी ओल्ड एक्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि 2010 में अगर कोई अपराधी को सजा मिला, सॉरी सजा मिला हो और हो सकता है उस सजा 2010 के अनुसार किया हो और नया में सजा जो है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उसको जो है दुगुना तिगुना जो है अलग नया वाला सजा के अनुसार जो उसको मिलेगा, यानी कि ओल्ड के अनुसार ही उसको जो है वह मिलेगा, पुराने वाले जो लॉ है उसके अनुसार ही उसको सजा जो है वो मिलेगा। यहाँ पे ये लिखा है ए न्यू लॉ कैन नॉट पनिश, ठीक है, एन ओल्ड एक्ट, ठीक है, समझ गए आप, इसको समझना होगा आपको। नो डबल जियो पार्टी, इसमें यह कह रहा है कि एक ही काम के लिए आपको, मान लीजिए किसी का कोई मर्डर किया है और उसको ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए उसको जो है 2 बार उसको सजा मिल जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने एक वक्त में 2 मर्डर किया है तो 2 सजा उसको मिल सकता है, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको, ठीक ना। इसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है इसको आपको समझना होगा। इसमें है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लीटेड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी थाना में अगर आप जाते हैं, एफआईआर करवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको खुद से आपको गवाही अपना खुद से गवाही जबरदस्ती जो है आपको दिलवाया जा सकता है, दबाव में दिलवा कर अपने खिलाफ ही कि आपने ऐसा अपराध जो है किया, अगर नहीं भी किया है तो आपको दिलवाया जाए कि आपने ये अपराध किया है, स्वीकार कीजिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है, यह आपका अपना अधिकार जो है वह होता है अपराधियों को भी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ट्रायंगल के श्रेणी में कौन आता, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आर्टिकल जो है वो आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल इनको जो है वो कहते हैं हम। तो आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 19 आता है और आर्टिकल 21 जो है वो आता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 आपको किसको जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में आपको आता है कि राइट टू लाइफ, यानी कि जीने की आज़ादी जो है वो आर्टिकल 21 में आपको मिलता है, और पर्सनल लिबर्टी, आपको अपना अधिकार जो है वो मिलता है, पर्सनल लिबर्टी। यह आपको अधिकार जो है मेनका गांधी केस में आपको जो मिलता है आपको, यहाँ तक कि आपको राइट टू प्राइवेसी भी, आपको कोई भी आपको मोबाइल भी चेक नहीं कर सकता है, इन सब चीज़ों को आपको मिलता है उसमें आज़ादी आपको आर्टिकल 21 में। यह इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी केस से जुड़ा हुआ है, वहीं से आपको जो है यह आर्टिकल जो है 21 में डिफाइन किया गया कि राइट टू लाइफ क्या है और क्या है पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसी में आपको राइट टू प्राइवेसी भी आपको मिलता है, और राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एट वर्क प्लेस भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज जो है वह निकल के आता है राइट टू डाई, ठीक है, यानी कि मरने का अधिकार, सुसाइड करने का अधिकार भी आपको मिलता है यूथनेसिया के जरिए, ठीक है, यूथनेसिया उसको हम कहते हैं जो मरने का अधिकार होता है यानी सुसाइड, तो यह है। लेकिन इसके साथ आपको मिलता है पैसिव यूथनेसिया जो है वो लीगल है भारत में, ना कि आपको एक्टिव यूथनेसिया जो है आपको मिलता है, नॉट लीगल और यह है लीगल, ठीक है। नोट इसमें जो है क्या है, आपका लाइफ सपोर्ट कट करके आपको मरने की आजादी कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आपको जो है वो मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको किसी तरीके से मरने की आज़ादी दे दिया जाए। तो क्रिटिकल सिचुएशन में आपको आपके लाइफ सपोर्ट यानी कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे आप है और आप ऑक्सीजन के सहारे हैं, तो ऑक्सीजन कट ऑफ करके आपको जो है मरने की आज़ादी जो है वह दिया जा सकता है, ठीक है, आपको यह अधिकार मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट बाई दी मेडिसिन, यानी कि आपको मेडिसिन के थ्रू जो है मरने की आज़ादी जो है वह नहीं दिया जा सकता है, नॉट बाई मेडिसिन और नॉट इलीगल, यह लीगल भी आपको नहीं है, ठीक है, जो एक्टिव यूथनेसिया है। चलिए समझ गए। तो यह एक केस है जिसमें एक नर्स होती है, उसके साथ ही बहुत ही गलत होता है, ब्रूटल तरीके से उसके साथ जो है एनल सेक्स जो है वह किया जाता है, जिसके जरिए जो है उनका लाइफ सपोर्ट पूरा का पूरा जो है जीवन जो है कोमा में चला जाता है, और काफ़ी देर तक संघर्ष से उनको पाइप से थ्रू उनको जो है खाना पीना दिया जा रहा था, उसके थ्रू जो है वह जिंदा थी, चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन समझिए कि वो पूरा का पूरा उनका सिस्टम ही ये उनके शरीर का पूरा सिस्टम ही समझिए कि पूरा खत्म हो चुका था, पूरा लाइफ ही जीवन जो है वेंटिलेटर पे बिताई। और फिर इसके बाद सरकार को भी ऐसा लगा कि नहीं, कुछ हद तक जो है इसमें जो दिया जाए इस चीज़ों को, और इसी के वजह से अरुणा जो है, जो केस है अरुणा वर्सेज आपको यूनियन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो है मरने की आज़ादी जो है कुछ केसेज में आपको दिया गया, यानी कि यूथनेसिया में कुछ छूट जो हुआ दी गई, और पैसिव यूथनेसिया जो है लीगल जो है भारत में जो हुआ किया गया बाई कट ऑफ द लाइफ सपोर्ट। चलिए आइए अब आर्टिकल 21A जो है उसको हम देखते हैं, इसमें क्या कहता है। इसमें यह कहता है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको अधिकार है एजुकेशन को लेकर। देखिए 21A का भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कब आपको जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको तो एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट जो है वो आपको ऐड किया गया 21A, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है कि 86A में जो है वो जोड़ा गया। तो बीपीएससी में ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, लेकिन उससे डीप से थोड़ा ऊपर जो है वो प्रश्न जो पूछता है, उसको मैं पूरा क्लियर यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे आपको आर्टिकल 22 हम देखेंगे। आर्टिकल 22 में आखिर क्या कहता है? तो आर्टिकल 22 में कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट होने से आपको बचाता है। आपको क्या है 22, ठीक है। और डिटेंशन इन सर्टेन केस, तो कुछ केस में आपको जो है अरेस्ट होने से भी आपको इसमें आपको जो है सुरक्षा जो है प्रदान जो है वह किया जाता है 22 के अनुसार, जैसा कि आप पढ़ने से आपको लग रहा है। इसमें क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन इसमें दिया गया है, यानी कि इसमें भी दो चीज़ है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें जो है अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो इसमें रीज़न जो है वो बताएगी, अगर इसके तहत आएगी। अगर इसके तहत अगर आती है तो आपको कोई रीज़न जो नहीं दिया जाता है और आपको डायरेक्ट अरेस्ट जो है वह कर लिया जाता है। इसके थ्रू जो है आपको 24 घंटा के अंदर जो है वह आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होना पड़ता है, यानी कि पुलिस को जो है पेश जो है वह करना पड़ता है, ठीक है। समझ गए आप? तो इसमें यह आपको समझना होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपको, एक मिनट, ये कुछ अलग ही था क्या? कौन सा वाला ठीक है बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अब देखना होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको जो है वह क्या है। तो इसमें जो है कोई रीजन के बिना रीजन पे आपको गिरफ्तारी किया जा सकता है विदाउट परमिशन, लेकिन आपको 3 महीने से अधिक जो है डिटेंशन में, यानी कि आपको जो है वह नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। यह भी आपको जानना होगा। इसके साथ ही दो और टर्म है, उसको भी आपको जानना होगा। कौन जी ये जेड है, ठीक है। ये मैं लिखा हूँ ऐसा, मैं जेड लिखता हूँ थोड़ा कर्सिव में। तो कॉन्जीनेबल जो है वह क्या कहता है और नॉन कॉन्जीनेबल जो है वह क्या कहता है, ये हम इसको समझते हैं। तो यह कॉन्जीनेबल जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्जीनेबल इसमें क्या है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिए जो है आपको गिरफ्तार जो है वह किया जा सकता है। और यह कब होगा आपको, जब आप क्रिमिनल केस में होगे और कोई सीरियस केस में जो है आपको गिरफ्तारी जो है वह किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉन कंजीनेबल में आपको क्या है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और अरेस्ट करने से पहले। चलिए, यह आपको हो गया आर्टिकल 22 तक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम आइए हम अब आपको आर्टिकल 23 जो है अब हम करते हैं। आई होप कि आवाज़ जो है वो आ रहा हो आपको अच्छी तरीके से। चलिए, आर्टिकल 23 जो है अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 में जो है वह क्या कहा जाता है। इसको मैं वाइट कर लेता हूँ फिर से। तो आर्टिकल 23 में जो है वह कहता है, आर्टिकल 23 जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको भी आप समझिएगा। तो राइट अगेंस्ट जो है वह क्या कहता है, आपको डिफिनेशन अलग मिले, राइट एक मिनट सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, यह आपको जो है वो इसमें जो है वो मिलता है। एक्सप्लॉयटेशन जो है आपको मिलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अत्याचार करने के खिलाफ जो है आपको जो है यह मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको क्या क्या अधिकार जो है मिलता है, और यह राइट जो है आपको यह राइट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इंडियंस के लिए भी है एंड, और आपको नॉन सिटीजन्स जो है, यानी कि जो भारतीय नहीं है, यानी कि उनको भी जो है अधिकार जो है वो मिलता है। दोनों को अधिकार जो है वो मिलता है, ठीक है। इंडियंस को भी मिलता है और नॉन सिटीजन जो है फॉरेनर जो होता है उनको भी जो है ये अधिकार जो है वो मिलता है। इसमें क्या है, आपको इसमें जो है आपको रोका जाता है इसमें, इस आर्टिकल के थ्रू आपको, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो रोका जाता है, देह व्यापार जिसे हम कहते हैं, उसको जो है इसमें रोका जाता है, ट्रैफिकिंग। किसी को भी मनुष्य को अब सेल करने की, बेगर बनाने का, आपको किसी को भी भिखारी आप नहीं बना सकते हैं जबरदस्ती, ठीक है। फोर्स लेबर इन सब चीज़ों को जो है रोकथाम जो हुआ किया जाता है। इसके साथ ही आपको इसमें आपको मिलता है, इसके साथ ही आपको मिलता है सेलिंग, बाइंग ऑफ मैन, चिल्ड्रेन एंड वुमेन,
ठीक है। तो इसको जो है रोकथाम जो है इसमें आपको मिलता है, सैलरी के खिलाफ जो है आपको रोकथाम करने का जो है इसमें आपको आर्टिकल 23 के अनुसार जो है वो है। ठीक है, किसी को भी आप जो है बेच नहीं सकते, किसी भी मनुष्य को जो है आपको इसमें जो है वो अधिकार जो है आपको मिलता है। ठीक है, यह भी आपको जो है वो मिलता है। चलिए ठीक है, समझ गए आप। तो इसको ज़्यादा आप मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ठीक ना। एक और चीज़ है, हो सकता है यह प्रश्न जो है वो आ जाए आपको, तो इसी में आपको जो है कुछ केसेज में देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, नोट। तो आर्टिकल 23(2) जो है वह क्या कहता है कुछ केस में, ठीक है। 23 ये कहता है कि स्टेट कैन फोर्स टू सर्विस और वर्क इन सम केस। ठीक है, कुछ केसेस में आपको जो है जबरदस्ती जो है वह काम करने को जो है स्टेट जो है, राज्य यानी कि देश जो है वह कह सकता है कुछ केसेस में। कौन है? आर्टिकल 23(2) में जो है वह कहा जाता है। ठीक है, आइए हम आगे हम देखते हैं। अब आर्टिकल 23 हो गया ना, तो आर्टिकल 24 आप हम देखते हैं क्या कहते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 इसको हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो आर्टिकल 24 में यह कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रेन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चों को जो है वह क्या है, आप इस अंदाजा लगाओ कि बच्चों को क्या है फैक्ट्री में इन सब काम करने से जो है वह रोका जाता है इसमें। इट इज सी। तो आर्टिकल 24 में यह दिया गया है कि किसी भी बच्चों को जो है आप फैक्ट्री में जो है काम जो है वो नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है अंडर 14 एज। ठीक है, इसको भी आपको देखना होगा। 14 साल के बच्चे को जो है अंडर एज ऑफ 14, 14 साल के बच्चे को, कम एज के बच्चे को जो है आप जबरदस्ती जो है फैक्ट्री और इन सब चीज़ों में खतरनाक जगहों पे जो है वह नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अंडर 14 ईयर्स। ठीक है, किसी ऐसा जगह पे आप जो है केमिकल का फैक्ट्री इन सब चीज़ों पे जगहों पर जो है वह नहीं किया जा सकता है। तो यह आपको समझना होगा। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आपको 3 साल का आपको जेल जो है वो हो सकता है जे एक्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए फिर से थोड़ी बहुत आवाज़ वाली दिक्कत हो गई थी, फिर से मुझे आगे मैं लिख दिया और आवाज़ थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। चलिए मैं फिर से इसको कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपको इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो मिलता है। तो आर्टिकल 25 में क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज ऑफ फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपना धर्म को जो है मानने, यानी कि उसको मानने और उसको क्या है या प्रोफेशन में मानने और प्रैक्टिस करने का आपको आज़ादी है, कोई भी धर्म हो। ठीक है, और उसको जो है प्रोपेगेशन यानी कि उसको फैलाव करने का भी आपको आज़ादी है, उसको प्रचार करने का भी आपको आज़ादी है, लेकिन उसके कुछ नियम कानून के तहत जो है आपको वो आज़ादी जो है वह दी गई है, धर्म प्रचार का भी आपको। ठीक है, अब आर्टिकल 26 देखते हैं। तो आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप किसी कोई भी संस्था जो है आप धार्मिक बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आपको 26 के अनुसार आपको यह आज़ादी जो है वह है, जिसके थ्रू जो है आप अपना धर्म का प्रचार जो है वो रख रखाव, उसका मैनेजमेंट, हर चीज़ जो है आप कर सकते हैं। वही इसमें जो है वह बोला जा रहा है। चलिए आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस अफेयर, यानी कि आपको यह अधिकार देता है कि आप टैक्स तो जमा करें, यानी कि यहाँ पर देखिए यह अधिकार आपको इसमें मिलता है कि आपको आज़ादी तो है, सॉरी, आपको आज़ादी है कि किसी को भी आप टैक्स से, यहाँ मतलब समझिए कि एज ए चंदा समझिए। ठीक है, आपको आज़ादी है, किसी को कोई भी आपको दबाव नहीं बना सकता है कि कोई भी खास धर्म के लिए आपको क्या है, आपको पैसा जो है आपको उसको देना होगा। ऐसा कोई भी आपको नहीं, यानी कि मान लीजिए आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी धर्म से है, कोई आपको धार्मिक संस्था वाला आता है, अगर आप कहता है कि मुझे महीना में इतना चाहिए धर्म के नाम पे, आपको देना होगा, चुकाना होगा, टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि आप इस धर्म के अंदर में आते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आपको दबाव जो है वह नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप जो है 27 के अनुसार जो है आप उस पर FIR जो है आप कर सकते हैं, यानी कि आप 27 का इस्तेमाल जो है अब आप जो है वह कर सकते हैं। अब आर्टिकल 28 जो है अब हम देखते हैं कि क्या कहता है।
आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 को हम समझते हैं। तो आर्टिकल 28 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 28 जो है वह है, इसको हम लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं, लिख देता हूँ इसको, फिर आपको मैं बताता हूँ। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन certain educational इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब, तो आर्टिकल 28 कहता है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात जो है वह कहता है, यानी कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और पूरी तरह से सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी सरकार द्वारा चलाई जाती है स्कूल और पूरी तरह से जो सरकारी सहायता से जो स्कूल है में आपको कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है वह, कोई भी रिलीजन का शिक्षा जो है वह, एजुकेशन जो है वह नहीं दी जाएगी, इस बात को जो है वह बोला जाता है। लेकिन जिस स्कूलों में केवल आंशिक सहायता मिलती है, यानी कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ ही किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है धार्मिक शिक्षा लेने और धार्मिक पूजा में भाग लेने को मजबूर जो है वह नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, किसी और धर्म से बिलोंग है, और हो सकता है कि वो किसी और धर्म का आपको जो है वो प्रेयर जो है आपको कराया जाए, तो प्रेयर चाहे जो भी हो वहाँ पे आपको कराया जाता है। प्रेयर तो ऐसे ऑल गॉड को हम करते हैं प्रेयर में, तो ऐसा अगर कराया जाता है, किसी मजबूर किया जाता है कोई और धर्म को पालन करने के लिए किसी भी स्कूल में भी आपको, तो आपको क्या है, आप उसको बहिष्कार जो है आप कर सकते हैं, यानी कि उसका जो है आप जो है आपको जबरदस्ती जो है वह नहीं करा सकता है स्कूल प्रशासन भी। यह जो है, यह बात जो है वह कही गई है। तो आपको जो है यह समझ में आ गया, आर्टिकल 28 तक से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखते हैं आपको, तो आर्टिकल 29 जो है वह क्या कहता है, अब हम देखते हैं इसको। तो आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 29 जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वह कहता है आर्टिकल 29 आपको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटी कौन है हमारे देश में, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब, इनको क्या है, आपको इनको स्पेशल प्रोविजन जो है 29 के थ्रू जो है वह दिया गया है, राइट टू 29 में क्या है, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यकों को क्या है, अधिकार जो है वो दिया गया है, प्रोटेक्शन जो है दिया गया है, उनके इंटरेस्ट का, उनके जो से रिलेटेड जो है उनको दिया गया है। आइए हम समझते हैं कौन कौन सा है। इसके साथ ही आपको इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड जो है वो किया गया है, आपको और भी बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसी में आपको जो है आर्टिकल 29A आता है, ठीक है, आर्टिकल 29(1), ठीक है, सॉरी आर्टिकल 29A मैं बोला, गलती बोल दिया, आर्टिकल 29 यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसमें क्या है अंतर, इसको हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो आर्टिकल 29(1) में क्या है, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और, ठीक है, आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, रिटेन, यहाँ पर आपको इसमें अधिकार जो है वह मिलता है आपको, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स और क्या है, यह रिटेन ही की क्या है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट से तक मैं रखता हूँ अभी। तो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है वह
आपको मिलता है। इसके बाद आपको जो है वो है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 29(2) के अनुसार नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और फंडेड। ठीक है, तो कोई भी भेदभाव जो है वह नहीं किया जा सकता है जिसको जो है सरकार द्वारा जो है सरकारी जो है वो हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज को, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेंटेन्ड बाय स्टेट और फंडेड। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं आपको आर्टिकल 30 जो है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 30 में जो है वह क्या कहा जाता है। तो आर्टिकल 30 में आपको क्या है, तो आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह आपको जो है वह बात जो है वह लिखा गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। राइट ऑफ minorities to establish and administer educational institute सॉरी। तो आर्टिकल 30 के अनुसार यह आपको देखने को मिलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश और एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस एक मिनट, इससे पहले मैं आपको थोड़ा 29 में और कुछ बताना चाहता हूँ। तो 29 में आपको क्या अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार जो है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वह मिलता है 29 और 30 में। यह भी आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, कल्चरल और एंड एजुकेशनल राइट इसमें दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि किसी भी वर्ग के लोग जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है, और किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा और जाति के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित जो है वह नहीं किया जा सकता है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 30 जो है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल 30 में आपको था कि राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब क्या है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित करने का अधिकार जो है वह दिया जाता है। यानी कि धार्मिक, भाषाई आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, चलाने का अधिकार जो है वह दिया जाता है। राज्य किसी संस्थान को अनुदान देने से सिर्फ इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि वह जो है अल्पसंख्यक का जो है वह है। ठीक है, यह आपको अधिकार जो है आर्टिकल 29 के 30 के थ्रू जो है मिलता है कि स्टेट, इसको मैं लिख देता हूँ, स्टेट नो डिस्क्रिमिनेशन against any minority educational इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। चलिए इसके बाद जो है एक और चीज है, इसको जो है आर्टिकल 30 जो है ना आपको, तो आर्टिकल 30 को आपको जाना जाता है, हो सकता है प्रश्न जो हुआ आ जाए। तो आर्टिकल 30 जो है उसको जाना जाता है आपको, यह इसको जाना जाता है चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट। अरे यार ये इसमें लिखा गया, गलती, सॉरी। तो चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट जो है इसको हम लोग जो है वह जानते हैं।
ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट सर। चलिए, इसको हम क्या जानते हैं, इसको हम कहते हैं चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट। ठीक है, चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स के नाम से भी इसको जो है हम अब जो है वह जानते हैं। ठीक है, और यह भी आपको बता दूं मैं, तो चलिए आर्टिकल 30 जो है वो आपका हो चुका है, तो इसको आप चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट भी इसको हम कहते हैं, जैसे कि आपने अभी जाना। तो इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कुछ आर्टिकल 31 में, अब हम देखते हैं तो आर्टिकल 31 जो है अब इसको क्या है, अब निरस्त हो चुका है। आर्टिकल 31 जो है वह निरस्त हो चुका था, लेकिन इसमें क्या था आपको, तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था आपको। आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। ठीक है, अब जो यह निरस्त हो चुका है, और 19 एक मिनट, तो आर्टिकल 31 एक मिनट, इसको मैं लिख ही देता हूं मैं एक बार इसको। तो आर्टिकल 31 जो है इसको देखते हैं, तो आर्टिकल 31 जो है अब निरस्त हो चुका है, यानी कि अब वह नहीं है। और यह जो है लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो अब जो है वो हट गया है। अब कब हटा है, यानी कि पहले संपत्ति का मूल अधिकार था पहले यह। ठीक है, नॉट आउट, अब निरस्त जो है वह कर दिया गया है। और इसके बाद जो यह कब मिला था आपको, तो 1971 के आपको 44th अमेंडमेंट में आपको जो है वह हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है वह हटा दिया गया, और यह एक जो है कानूनी अधिकार है। अब 300A के अनुसार जो है, 300A के अनुसार जो है अब क्या है, यह एक जो है आपको कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार जो है वो आपका रह जाता है 31 आर्टिकल 31। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे हम देखते हैं आपको आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा आर्टिकल 32। और इसी को क्या अम्बेडकर ने क्या कहा था बताइए मुझे, आप अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइए। इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चल लिखता हूं मैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें जो है वह दिया जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको जो है वह बोला जाता है, यानी कि इसी को डॉक्टर अंबेडकर जो है वह क्या कहते हैं बताइए मुझे। तो यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का आत्मा का हृदय जो है वह कहा गया डॉक्टर ये अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर इनको जो है वह बोलते हैं। ठीक है, तो वह समझना होगा आपको। तो अगर किसी का मूल अधिकार छीना जाए तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है वह जा सकता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी के अनुसार जो है 5 रीट जो है 32 में जो है वो आता है। कौन कौन सा वह रीट है, आइए हम उसको एक बार लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको 5 रीट आपका आता है अंडर आर्टिकल 32 के अनुसार। ठीक है, 32 में कौन कौन सा है अब हम देखते हैं। पहला जो है हेवियस कॉर्पस जो है वह होता है, हेवियस कॉर्पस जो है वह होता है। दूसरा आपको होता है मैंडमस। तीसरा आपको होता है आपको प्रोहिबिशन। चौथा आपको है ठीक है, स्पेलिंग जो है सही लिखिएगा। पांचवा जो है आपको ठीक है, यह सही है। चौथा आपको जो है क्वाय वेरेंटो। ठीक है, ये 5 जो है आपको ध्यान रखना है। ये 5 जो है रीट जो है वह मिलता है आपको, यानी कि इसके अनुसार। तो यानी कि पहला जो है आपको हैबिकस कैपस, इसके बाद आपको मैंडमस,
तीसरा जो है आपको प्रोहिबिजन, इसके बाद आपको सर्टियोरारी आपको मिलता है, फिर इसके बाद आपको तो क्वे वारंटो जो है आपको मिलता है। ठीक है, तो यह 32 के अनुसार जो है आपको मिलता है। तो 32 में क्या है, आपको यह भी आपको क्लियर देख लेना चाहिए एक बार। तो 32 इसका जो है मतलब होता है टू हैव बॉडी। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, एक मिनट, सॉरी, टू हैव बॉडी, इसका मतलब जो है टू हैव बॉडी। ठीक है, किसी को जो है आपको किसी को अगर इलीगली जो डिटेंड अगर किया जाता है तो कोर्ट में वह जा सकता है और कहता है कि उसको बॉडी के साथ जो है वह उसको दिखाए कि उसका माने कि उसको पेश होने का जो है वह मांग जो है वह किया जा सकता है कोई डिटेन में है तो। ठीक है, तो यह जो है थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा अभी क्लियर। अभी इसको एक जो इसका अर्थ है नॉर्मली आप जान जाइए, क्योंकि अभी पीटी में आए तो वह आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा यह वीडियो हो जाएगा, अगर पहले ही काफ़ी देर हो चुका है। तो वी कमांड है, वी कमांड, इसके बाद ही आपको टू फॉरवर्ड है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड है, इसका अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि लंबा वीडियो बनता है, एक घंटा का लेक्चर इसी पे आपको हो जाएगा। टू व्हाट अथॉरिटी, इसमें जो है यह जो है वह बताया जाता है। समझ गए आप? तो इन सब को जो है आपको समझना होगा कि क्या है, आपको कहता है ओवरऑल। मैं चाहता हूं कि मैं बता दूं, यह लास्ट होगा, इसके बाद मैं आपको एंड करूंगा वीडियो को, काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है वीडियो। तो इसमें यह कहता है कि यानी कि पहला जो है विकस कैपस यानी कि टू हैव बॉडी, इसमें यह कहता है कि शरीर को प्रस्तुत करो। इसका अर्थ होता है यानी कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कोर्ट में अगर आदेश के तौर पर अगर रखे तो उसे तुरंत पेश होने का और रिहा करने को जो है वह बोला जा सकता है। ठीक है, कोर्ट कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में है तो कोर्ट आदेश देकर उसे तुरंत पेश करने और रिहा करने को जो है वह कह सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना होगा। इसके बाद जो है अर्थ जो है हम आदेश देते हैं वी कमांड। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा कि कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को जो है आदेश देती है कि वो अपना जो वैधानिक जो या कानूनी जो कर्तव्य जो है वह क्या है वह पूरा जो है वह करे। इसके बाद जो है प्रोविजन यानी कि टू फॉरबिड यानी कि रोकना, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निचली अदालत ट्रिब्यूनल को आदेश देता है। उच्च जो न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट जो है वह निचली अदालत ट्रिब्यूनल को आदेश देता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाकर जो है वह कार्रवाई जो है वह करे। ठीक है, वह अधिकार को जो है वह याद जो है वह दिलाता है। इसके बाद जो है चौथा आपको जांच करने के लिए आपको, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, इसका अर्थ होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका सर्टियोरारी मतलब इसका मतलब होता है कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश को जो है वो रद्द कर सकता है। मतलब क्या कि उच्च न्यायालय जो है निचली अदालत को जो है वह रद्द कर सकता है अगर वह अपने अधिकार से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जो है अगर वह कार्य जो है अगर करता है, आदेश देता है, तो उसको उच्च न्यायालय जो है रद्द जो है वह कर सकता है उसका आदेश को। ठीक है, और यह कहता है कि और लास्ट जो है पांचवा हमारा जो रीट है वह कहता है कि किसी अधिकार से टू हैड अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब है यह रीट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो। ठीक है, किसी सार्वजनिक पद पर अगर कोई बैठा हो तो उसके खिलाफ जो है यह आदेश जो है वो लागू जो है वो होती है, जबकि उसके पास उस पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार जो है वह नहीं है। ठीक है, मतलब स्पष्ट सुनिएगा ध्यान से, यह रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, जबकि उसके पास उस पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार जो है वह नहीं है। समझ गया? तो इसका यह जो है पांचवा जो है यह कहता है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही हम वीडियो को जो है यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं। और क्विक एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है मैं आपको नोट्स के साथ आपको जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यह आपको नोट्स जो है पूरा प्रोवाइड मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉलिटी रिवीजन का सीरीज जो है वह चल रहा है, और इसके बाद हम आपको हिस्ट्री रिवीजन करेंगे, और इसके बाद साइंस का रिवीजन जो है वहाँ पे क्विक रिवीजन जो है हम करेंगे। तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और क्विक एग्जाम अड्डा पर यह वीडियो जो है आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।